आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि अध्यादेशों का विरोध करने को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को सिवाय राजनीति के कुछ नहीं आता। कोरोना वायरस से देश में उत्पन्न हालातों पर राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्र को घेरा। कहा, लॉकडाउन से हुआ फायदा और नुकसान तो देश को बताएं सरकार। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर कृषि अध्यादेशों को लेकर बोला हमला। सरकार ने किसानों के साथ किया धोखा। वहीं प्रदेश में एमबीसी आरक्षण लागू करने पर जताई खुशी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना प्रबंधन पर सरकार को लिया आड़े हाथों। कहा, जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं तब मुख्यमंत्री ने शुरू किया कोरोना जागरूकता संवाद। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रेस को संबोधित किया। नड्डा ने बताया कि सरकार किसानों के हित में 3 विधेयक लेकर आई थी। इन विधेयकों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया था। इनमें आवश्यक वस्तु विधेयक, किसान व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश और किसान समझौते पर मूल्य निर्धारण अध्यादेश शामिल है। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले इन विधेयकों का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध कर किसानों के विकास को प्रभावित कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा है। इनका काम हर चीज में राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता है। कोरोना वायरस से देश में उत्पन्न हुए हालात पर आज विपक्ष ने राज्यसभा में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने सरकार से लॉकडाउन की वजह से हुए फायदे और नुकसान का ब्यौरा देश के सामने रखने की मांग की है। कोविड-19 महामारी और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष ने ये मांग की। कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि इससे पहले विश्व ने पिछली शताब्दी में इस महामारी का सामना किया था, जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था। उन्होंने कहा कि इससे विश्व के अन्य हिस्सों के साथ साथ भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अब आया है तो पूरे विश्व में भय का माहौल बन गया जो आज तक बना हुआ है। शर्मा ने सरकार से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की पहली बार जो घोषणा की उसके लिए सरकार ने कितनी तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह पता चलना चाहिए था कि लॉकडाउन की वजह से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद से ही बॉलीवुड में घमासान मचा हुआ है। ड्रग विवाद पर बॉलीवुड के 2 खेमों में बंट चुका है और अब खुलकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सपा सांसद जया बच्चन की ओर से राज्यसभा में दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर कंगना रनौत ने फिर से जया बच्चन पर हमला बोला है। कंगना जया बच्चन को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि आखिर जया बच्चन और उनकी इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी है। दरअसल राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान जया ने गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का आरोप लगाया था। इसी बयान पर अब कंगना ने ट्वीट के जरिए हमला किया है। वहीं भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जया बच्चन का समर्थन करते हुए कहा था, बॉलीवुड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ कई महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने बॉलीवुड को भारत में हर चीज का पर्याय बना दिया। अब वे हमारे उद्योग का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हाल ही में पास किए 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि से जुड़े इन अध्यादेशों को पास कर देश की किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहे हैं, वहीं लोगों की नौकरियां जा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। विधायक भरत सिंह कुंदनपुर की ओर से सीएम अशोक गहलोत को लिखे पत्र को लेकर पायलट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में एक ही गुट है और वो सोनिया और राहुल का गुट है। उन्होंने आगे कहा कि अगले विधानसभा चुनाव आने पर हमें 3 साल का समय है, लेकिन हमें अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। एमबीसी आरक्षण को पायलट ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने मेरे पत्र पर संज्ञान लिया और आगे निर्देश जारी किए। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात पर सचिन पायलट ने कहा कि वे पहले यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा माकन से मुलाकात होती रहती है और कोई विशेष बात नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार से सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की है।
साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की अंशकालिक भर्ती करने और पर्याप्त चिकित्सा संसाधनों का प्रबंध करने को भी कहा। वहीं सीएम के वर्चुअल माध्यम से आयोजित कोरोना जागरूकता संवाद पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया, तब मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विशेषज्ञों से संवाद करने की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि ये सब तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के स्वागत सत्कार में व्यस्त चल रहे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को फुर्सत मिले तो अपने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीरता से ध्यान देकर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति सुधारने के लिए गंभीरता से काम करें। वहीं पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता ने भी कोरोना प्रबंधन और मनरेगा के तहत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में उचित मानदेय नहीं मिलने और नए कार्यों की स्वीकृति नहीं होने की वजह से श्रमिकों का इस योजना से मोह भंग हो रहा है। कोरोना बीमारी से लड़ने के सरकार के दावे अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से बिना सैंपल दिए ही पॉजिटिव आना, यह एक विभाग की ऐसी लापरवाही है कि जिस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार के बड़े बड़े दावे, वो भी अब दावे सारे फेल हो रहे हैं। पहले एक व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव आता था तो उस मोहल्ले में या उस गांव के अंदर सभी को सैनिटाइज किया जाता था, उस परिवार की सैंपलिंग की जाती थी और उसके अंदर पूरा बैरिकेड लगा के एक तरीके से कर्फ्यू लगाया जाता था। लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं प्रदेश के अंदर कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो सरकार के संसाधन सारे समाप्त हो चुके हैं। अब तो पॉजिटिव व्यक्ति को उसी के घर के अंदर आइसोलेशन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और दावे इस बात के कर रही है कि नरेगा योजना के तहत हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे रखा है, लेकिन धरातल के ऊपर वास्तविकता कुछ अलग है। नरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूरों को उचित मानदेय नहीं मिलने की वजह से अब वो नरेगा से मोहभंग हो चुका है और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी नए कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं करने की वजह से नरेगा में काम करने वाले लोग आज अपने घर बैठे हैं और वो इस आशा और उम्मीद के अंदर बैठे हैं कि हमें भी रोजगार के उचित अवसर अब मुहैया होंगे। कोरोना के हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना की जंग जीतने के लिए सभी एक साथ सहयोग करें। राजस्थान सरकार भी निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से आग्रह कर चुकी है कि उनके सहयोग के बिना कोरोना की ये जंग जीतना मुश्किल है। इसी के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज सरकारी आवास पर कोरोना महामारी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए 5 वेंटिलेटर्स का सांकेतिक शुभारंभ किया। ये वेंटिलेटर्स नारायणा हृदयालय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें RUHS में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने ट्रस्ट की इस पहल को सराहते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में नारायणा हेल्थ ग्रुप के इस कदम से गंभीर मरीजों को बेहद इलाज मिलेगा और सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में तंग गलियां होने की वजह से एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सरकार ने प्रारंभिक चरण में जयपुर, अजमेर, जोधपुर में बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। इन बाइक्स में बेड, फर्स्ट एड बॉक्स, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी जीवन रक्षा की चीजें मौजूद रहेंगी। इससे घायलों को समय पर इलाज दिया जा सकेगा। वॉल सिटी में या जिन शहरों की बसावट पुरानी है, गलियां सकड़ी है, वहाँ पे कोई बीमार आदमी या एम्बुलेंस फैसिलिटी पहुँचाने के लिए सकड़ी गलियों में बड़ी एम्बुलेंस नहीं जा सकती, तो हमने बाइक एम्बुलेंस का प्लानिंग किया है। प्रारंभिक तौर में ये बाइक एम्बुलेंस जयपुर में, अजमेर में और जोधपुर में हम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आज हीरो मोटर्स द्वारा 5 बाइक एम्बुलेंस हमको दी गई है CSR से, उनके कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से। उन 5 बाइक एम्बुलेंस को हमने CMHO जयपुर को दिया है ताकि उन तंग गलियों में हमारा ट्रेंड जो नर्सिंग स्टाफ है वो खुद ही उसको चला के ले जाएगा। उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें 6 फीट का लेटने का बेड है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है, उसमें हर तरह के वेल इक्विप्ड बाइक एम्बुलेंस हैं ये, जो आसानी से सकड़ी गली से पेशेंट्स को लेके और अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, वहीं कई सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी और अधिकारी भी कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। PWD कार्यालय में कई विभागों के कार्यालय चल रहे हैं, इसमें करीब 700 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब तक यहाँ 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में यहाँ कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भी कोरोना संक्रमण होने की आशंका है। इसे देखते हुए विभाग के चीफ इंजीनियर ने CMHO को पत्र लिखकर कर्मचारियों की रैंडम जांच करवाने को लेकर मांग की है। सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों की जांच करवाने की भी मांग की गई है।
भरतपुर के डीग कस्बे के राजकीय रेफरल अस्पताल का उप जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान उप जिला कलेक्टर ने वार्ड, लेबर रूम और आउटडोर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हेमंत कुमार ने अस्पताल परिसर में सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को व्यवस्थाएं सुधारने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उप जिला कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी को अस्पताल का मेन गेट खोलने के भी निर्देश दिए। इस गेट को कोविड-19 के चलते बंद किया गया था। इसके बाद से ही यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान उप जिला कलेक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि CSC में 11 मेल नर्सेस की कमी है। इसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए CMHO और जिला कलेक्टर से बात करके शीघ्र स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ व्यवस्थाओं के लिए बजट की कमी है। इसके लिए भी जिला कलेक्टर और CMHO से बात की जाएगी। को देखा, यहाँ मेडिसिन्स की जो उपलब्धता थी वो ठीक है। साफ़ सफाई को लेकर कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं और जो सबसे बड़ी कमी मुझे आज लगी कि बजट की थोड़ी समस्या है, तो मैं CMHO साहब से और कलेक्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा बजट हमको आ जाए या BCMHO ऑफिस में भी कुछ पर्याप्त बजट आ जाए ताकि व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हों। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से बगरू क्षेत्र में एक फैक्ट्री से अवैध रूप से डीजल का उत्पादन हो रहा था और हाईवे से गुजरने वाले माल परिवहन के वाहन चालकों को सप्लाई कर रहा था। पुलिस को हाईवे पर अवैध डीजल उत्पादन की शिकायत मिली थी। इस पर बगरू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों महेंद्र कुमावत, सरजीत जाट और रूपचंद जाट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 800 लीटर मिलावटी डीजल से भरे हुए 4 ड्रम लोडिंग टेम्पो सहित 3 ट्रक ट्रेलर जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने ये मिलावटी डीजल रिको एरिया बगरू स्थित बाबूलाल साहू की फैक्ट्री से खरीदा था। जयपुर में आज दादी का फाटक पर तेज गति से आ रही ट्रेन ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसके पास से कोई ID प्रूफ मिला है। मृतक की उम्र 38 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे क्षेत्रीय थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचने के बाद नियंत्रित किया। पुलिस ने मौजूदा लोगों से मृतक के बारे में पूछताछ कर जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जयपुर के आगरा रोड स्थित मानव कल्याण समिति और पोल्ट्री फार्म की तरफ से वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर संस्थापक प्रदीप शर्मा झारेड़ा ने बताया कि आज आगरा रोड स्थित मॉडल टाउन में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत 80 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से इस मानसून के दौरान प्रदेश के अन्य जिलों में अब तक लगभग 7,500 पौधे लगाए जा चुके हैं। अध्यक्ष पूजा शर्मा ने बताया कि संस्थान हर साल प्रदेश भर में ट्री गार्ड सहित 10,000 पौधे लगाने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योगपति मुकेश खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर के प्रमुख नेता बाबा जोशी, पोल्ट्री फार्म संघ के अध्यक्ष पूर्ण सिंह, कांग्रेस नेता सुरेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। बच्चों को एडॉप्ट करने का है। अभी तक लगभग करीब 140 बच्चे संस्था एडॉप्ट कर चुकी है और प्रतिवर्ष 1100 बच्चों का गोद लेने का पूरा संकल्प है। आज आपने कितने पौधे लगाए? अभी उपस्थित है हमारे पास लगभग 80-90 पेड़ आज के लिए। प्रतिदिन ये कार्यक्रम चलेगा। आज उद्घाटन कार्यक्रम जयपुर में है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं प्रदीप शर्मा, फाउंडर संस्थापक मानव कल्याण सेवा संस्थान जयपुर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।